कहानियों के सिलसिले में मैं एक बार फिर से आपके बीच एक नई कहानी लेकर के मौजूद हूँ। और दोस्तों, आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के औरैया ज़िले की। और ये कहानी आपको एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर के आप कहेंगे कि हाँ, वास्तव में पति पत्नी हो तो ऐसे हो। दोस्तों, पति पत्नी एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं। यदि कोई भी पहिया कमज़ोर होगा तो गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर दोनों पहिए मजबूत होंगे तो गाड़ी चलती रहेगी और कभी कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो इसी पर आधारित आज की कहानी है। और ये कहानी आपको कुछ ना कुछ सिखा करके ज़रूर जाएगी। तो आप अपने समय का 5 मिनट निकाल करके इस कहानी को पूरा सुने, क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। तो दोस्तों, ले चलते हैं सीधे आपको कहानी की ओर। दोस्तों, औरैया का एक उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है जिसका नाम है औरैया। और उस औरैया में एक व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति के माता पिता बचपन में गुजर गए थे। तो बचपन में माता पिता गुजर गए थे तो उसके जो चाचा थे उन्होंने उस लड़के को पढ़ाया लिखाया थोड़ा बहुत, जितना वो पढ़ा पाए। इसके बाद फिर आप जानते ही हो कि अगर कोई बच्चा अपने माता पिता नहीं है तो दूसरे से उम्मीद लगाना लगभग कम ही होता है कि वो उस बच्चे का भविष्य अच्छे से संवार पाए, क्योंकि उनके भी बच्चे थे। तो आदमी अपने बच्चों की परवरिश और दूसरे के बच्चों की परवरिश में अंतर आप समझ ही सकते हो। तो दोस्तों, उसको पढ़ाया लिखाया जहाँ तक वो पढ़ पाया। इसके बाद जब वो बड़ा हो गया तो वो इधर उधर मजदूरी करता, बेलदारी का काम करता, जहाँ भी उसको काम मिल जाता गांव में अपना काम कराता, अपना खर्चा स्वयं चलाता था। और अपना एक अलग चाचा से अलग, पहले अपने चाचा के साथ रहता था, फिर जब बड़ा हो गया तो अपना अलग जो उसका हिस्सा था उसमें अपना रहने लगा। दोस्तों, धीरे धीरे वो काम करता था। बड़ा अच्छा आदमी था, बड़ा कुशल और मेहनती था। लोग उसे काम पर बुलाते थे कि भैया हमारे यहाँ काम, क्योंकि जानते थे कि ये मक्कारी नहीं करता है और किसी भी काम को लगन से करता है। दोस्तों, उसने कहा कि अब हम इस गांव में काम कर रहेंगे नहीं, अब हम कहीं बाहर जा कर के अपना कोई काम धाम देखते हैं। तो दोस्तों, वो अपने औरैया से बाहर निकल गया और नोएडा में जा कर के रहने लगा। और नोएडा में जा कर के रहने लगा और वहाँ पर वो मजदूरी का काम करता था। वहाँ पर उसको बढ़िया सैलरी मिलती थी, काम करने लगा। दोस्तों, उसी नोएडा में जहाँ पर वो काम करता था उसी में एक लड़की भी काम करती थी। और उस लड़की के भी माता पिता नहीं थे, उसके भी जो रिश्तेदार थे उन्हीं ने उसको पाल पोस करके बड़ा किया था। जब वो दोनों लोग आपस में मिले तो दोनों ने एक दूसरे का दुख पाया कि उन दोनों के दुख एक जैसे हैं। धीरे धीरे उन लोगों में बातचीत बढ़ने लगी और वो दोनों एक दूसरे की मन स्थिति को समझ चुके कि वो दोनों एक दूसरे से शादी कर ले तो उन दोनों का जीवन अच्छा हो सकता है, क्योंकि दोनों गरीब हैं और दोनों की स्थितियां एक जैसी हैं, दोनों एक दूसरे के दर्द को समझते हैं। तो इस हिसाब से उन्होंने कहा कि चलो मैं तुमसे शादी कर लेता हूं। तो वो लड़की भी तैयार हो गई। दोस्तों, वो जो लड़की थी वो थी गरीब, लेकिन देखने में बहुत सुंदर थी। तो इस हिसाब से उसकी शादी हो गई। इसके बाद वो अपनी पत्नी को गाँव लेकर के आया। जैसा कि आपको पता है कि शादी के कुछ महीनों तक उसे कहा कि तुम अभी यहीं रहो, अब तुमने जो काम करती थी उसको थोड़े दिन के लिए बंद कर दो, गाँव में रहो, कुछ दिन आनंद लो, इसके बाद फिर हम लोग चलेंगे। तो उसने कहा कि मैं अकेले इस गांव में क्या करूंगी, मेरी ना माँ है तुम्हारी, ना तुम्हारे पिता है, रिश्तेदार दूर के हैं, तो मैं इस गांव में अकेले रह कर के क्या करूंगी। एक काम करो, तुम भी इसी गांव में बने रहो, हम दोनों लोग यहीं पर काम ढूंढ लेंगे और दोनों लोग साथ में ही काम किया करेंगे। उसने कहा कि ठीक है, चलो कुछ दिन के लिए मैं यहीं पर काम करता हूँ, फिर बाद में हम लोग चलेंगे बाहर और काम करने लगेंगे। तो दोस्तों, फिर उन लोगों ने उसी गांव में काम ढूंढ लिया। गांव में काम ढूंढ लिया तो बढ़िया काम उनका चलता। जहां पर भी काम मिलता वो अपनी पत्नी को साथ में लेकर के जाता मजदूरी के लिए, और दोनों लोग बड़े प्रेम से काम करते, साथ में खाते, जो भी काम उनका रहता था सब साथ में ही करते थे। तो इस तरीके से धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी चल रही थी। और जो पत्नी थी उसकी बड़ा सुशील, और सुशील के साथ साथ सुंदर भी थी। केवल गरीबी की वजह से उसने जो है इस तरीके का काम करना पड़ रहा था, मजदूरी का। तो दोस्तों, धीरे धीरे क्या होता है कि जब वो पत्नी उसकी काम करने लगी और हर बार उसके साथ में जाती, तो एक दिन वो बीमार पड़ गई। अचानक से बीमार पड़ गई। तो अब उन लोगों के पास पैसे थे नहीं, जितना भी पैसा था धीरे धीरे इलाज में लग गया तो पैसा हो गया ख़त्म। अब उन्होंने कहा कि यार तुम्हारी तबीयत ख़राब है और पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि गांव में एक धनवान व्यक्ति रहता है, चलो उससे पैसे की मदद मांगते हैं, शायद वो कर दे। तो गाँव में गए कि कहा, सेठ जी मुझे 50,000 रुपये आप दे दीजिए, और मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ख़राब है, और जब मेरी पत्नी की तबीयत सही हो जाएगी तो मैं आपका पैसा, हम दोनों लोग काम करके आपका पैसे पटा देंगे। तो उन्होंने कहा कि यार तुम्हारे पास ना खेती है ना कुछ है, और बताओ मैं तुम्हें किस हिसाब से 50,000 रुपये दे दूँ, तुम ना दे पाए तो फिर क्या होगा। उसने कहा नहीं बाबूजी, आप मेरा विश्वास करिए और मैं आपको पैसे दे दूँगा, लेकिन फ़िलहाल आप मेरी मदद करिए, गाँव में आप ही है जो मेरी मदद कर सकते हैं। उसने कहा चलो हम चलते हैं, देखते हैं तुम्हारी पत्नी। तो दोस्तों, उसके साथ आया, पत्नी को देखा। जैसे ही उस
धनवान व्यक्ति ने उसकी पत्नी को देखा तो दोस्तों उसकी पत्नी को देख करके उसकी जो नीयत थी वो ख़राब हो गई। उसने कहा अरे इसकी पत्नी तो बहुत खूबसूरत है, मैं इसकी गरीबी का फ़ायदा उठाऊंगा, पहले मैं इसे पैसे दे दूंगा। तो ऐसा सोच करके उसने कहा कि चलो ठीक है, अब तुम कह रहे हो तो मैं तुम्हारी 50,000 रुपये की मदद करे देता हूँ, जब तुम सही हो जाना तो फिर हम लोग हमारे यहाँ हम तुम्हें काम पर रख लेंगे, तो धीरे धीरे उसी में पैसा कटता रहेगा। तो उसने कहा कि ठीक है बाबूजी। तो इस हिसाब से उसने गलत नीयत से, गलत इरादे से उसको पैसे दे दिए और पैसे दे करके अपने घर आ गया और उसने अपने पत्नी का इलाज कराया और धीरे धीरे उसकी पत्नी सही हो गई। अब उसकी पत्नी जब सही हो गई तो उसकी पत्नी ने कहा कि आपने जो 50,000 रुपये सेठ जी से लिए थे उनको वापस करना है, तो चलिए अब कुछ काम वाम देखते हैं। तो उसने कहा कि तुम एक काम करो, तुम यहीं रहो और मैं जो है काम देख करके आता हूँ, तो अभी तुम्हारी तबीयत अभी ख़राब थी फिर ख़राब हो जाएगी। तो दोस्तों वो गांव में ही कहीं काम वाम करने लगा और धीरे धीरे पैसे इकट्ठे करके सेठ जी को जो पैसे हो पाते दे आता, 500 1000 जैसे भी होते ब्याज व्याज। एक दिन सेठ उसके घर में आया और उसकी पत्नी से कहा कि अगर तुमको एतराज़ ना हो तो एक काम करो, तुम घर में बैठी रहती हो, हमारे यहाँ काम कर लो, तुम बाहर कहीं काम करने जाती हो, कहीं दूर काम मिलता है, तो मैं तुम्हें नियमित रूप से काम दे सकता हूँ, 3,000 रुपये मैं तुमको दूंगा हर महीने और मेरे पैसे भी पड़ जाएंगे एक साल में 12 36,000 रुपये। 50,000 रुपये तुमने हमसे लिए थे, जिसमें से कुछ पैसे तुमने दे दिए और हमारे यहाँ एक साल काम कर लो, तुम्हारे पैसे भी पड़ जाएंगे, तुम्हारा टाइम भी पास होगा। तो दोस्तों उसके मन में लोभ आ गया कि चलो 3,000 रुपये मिलेंगे। और लोभ ही जब कोई बड़ी घटना होनी होती है तो सबसे पहले जागृत होता है लोभ। तो दोस्तों लोभ उसके मन में जागृत हो गया। उसने कहा कि ठीक है बाबूजी, मैं पति से पूछ करके बताऊंगा। शाम को उसका पति आया, उसने अपने पति से कहा कि वो आए थे बाबूजी, कह रहे थे कि मेरे यहाँ काम कर लो। तो उसके पति ने कहा कि ठीक है बाबूजी, अच्छे इंसान है, भले इंसान है, मुसीबत में उन्होंने मदद की और तुम उनके यहाँ काम कर लो, कौन सा थोड़ा सा काम करना है। तो उसने कहा कि ठीक है। इसके बाद दोस्तों वो काम पर जाने लगी। तो अब वो जो मालिक था उसके चारों तरफ घूमता, कभी उसकी प्रशंसा करता, कभी कुछ करता। तो दोस्तों वो जो उसकी पत्नी थी उसने उस सेठ को भांप लिया कि इसके इरादे नेक नहीं हैं, इसका इरादा ठीक नहीं है, ये हमसे कुछ और ही चाहता है। लेकिन उसने उन सब बातों को इग्नोर किया। उसने कहा कि मैं अगर अपने उस पर रहूँगी तो ये मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, मुझे आना है, काम करना है, काम करके चले जाना, इनके पैसे पड़ जाएंगे, मैं काम करना बंद कर दूँगी। तो दोस्तों उसने उसके पति से कहा कि तुम एक काम करो, तुम विदेश चले जाओ और विदेश में तुमको बहुत पैसा मिलेगा और थोड़े दिन में तुम यहाँ जितना जीवन भर में कमा पाओगे उतना तुम विदेश में तो एक ही साल में कमा लोगे। और 1 साल में कमा लो और अपना आराम से घर बनवा लो, बढ़िया आराम से रहो, और तुम्हारी पत्नी यहाँ है, सुरक्षित है, मैं उसकी देखभाल करता रहूँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो उसने कहा कि बाबूजी बात सही कह रहे हैं। तो उसने कहा मैं तुम्हें विदेश भेजने का इंतज़ाम करवा देता हूँ, मेरे एक लोग जान परिचय के वहाँ रहते हैं। तो दोस्तों उसने उसको विदेश भेज दिया और विदेश पहुँचा और इसके बाद उसकी पत्नी यहाँ पर अकेली रह गई। अब पत्नी अकेली रह गई तो उसके यहाँ काम करने जाती। अब उसने कहा कि अब ये उचित मौका है, अब मेरी जो इच्छा है मैं इससे पूरी करवा सकता हूँ। तो दोस्तों एक दिन रात में वो उसके घर आया और दरवाज़ा खटखटाया। पहले तो उसने खोला नहीं, बाद में खोला तो देखा सेठ जी खड़े थे। कहा हाँ सेठ जी बताइए। उसने कहा कि देखो तुम्हें मेरे 50,000 रुपये देने हैं, मैं तुम्हें 50,000 रुपये और दे रहा हूँ, लेकिन मेरी जो इच्छा है तुम उसे पूरा कर दो। तो उसकी पत्नी ने कहा कि कौन सी इच्छा। तो उसने कहा कि अब तुम भोली मत बनो, तुम्हें सब पता है। तो दोस्तों ऐसा जब उसने सुना तो उसको बड़ा दुख हुआ। उसने कहा कि ठीक है बाबूजी, मैं आपको बताती हूँ, आप इंतज़ार करिए। और दोस्तों ऐसा कह कर के वो बगल वाले पड़ोसी के यहाँ चली गई और बगल वाले पड़ोसी के यहाँ जा कर के लेट गई। कहा मुझे डर लग रहा है, मुझे यहीं पे लिटा लो। और दोस्तों जब बहुत देर इंतज़ार करने के बाद वो नहीं आई तो उसका सेठ अपने घर चला गया। और जैसे ही सुबह हुई तो वो दौड़ करके रेलवे स्टेशन पर गई और वहाँ पर जा कर के थोड़ी देर अपने पति को फ़ोन लगाया तो फ़ोन उसके पति का लगा नहीं। उसके पति ने कहा था कि मैं पहुँच करके तुम्हें फ़ोन करूँगा, लेकिन अभी उसका पति पहुँच भी नहीं पाया था और यहाँ पर ये घटना हो गई। तो दोस्तों अब उसने कहा कि अब मैं अपने पति से क्या ही बताऊँ, और इसका पैसा मुझे देना ही है, अगर मैं इसका पैसा नहीं दूँगी तो इसी तरीके से ये मुझे विवश करेगा। तो दोस्तों उसने कहा कि मैं स्टेशन पर भीख मांग लूँगी, लेकिन मैं इससे इस तरीके का जो काम करने के लिए कह रहा मैं नहीं कहूँगी। दोस्तों उसने स्टेशन पर भीख मांगना शुरू कर दिया। लोग उसकी स्थिति को देख कर के, उसकी खूबसूरती को देख कर के भीख दे देते और शाम तक जब वो भीख इकट्ठा करके उस सेठ के यहाँ भिजवा देती। धीरे धीरे उसका पैसा पटने लगा और 1 साल बाद उसका जब पति विदेश से लौटा तो उसने अपनी पत्नी को स्टेशन पर देखा तो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि ये स्टेशन पर क्या कर रही है, इसकी स्थिति तो बड़ा ख़राब हो गई है।
दयनीय स्थिति हो गई है। उसने अपने पति को ये बात नहीं बताई थी। उसने कहा कि मेरा पति गया है, अब 1 साल से पहले वापस आ नहीं पाएगा, अब मैं कहूँगी तो किराया भाड़ा भी खर्च हो गया है और फिर से मेरे ऊपर कर्जा हो जाएगा। अभी एक कर्जा पटा नहीं है, आने जाने का जो किराया भाड़ा लगेगा वो कर्जा हो जाएगा। एक बार विदेश जाने में बहुत पैसे खर्च होते हैं। तो दोस्तों, जब उसका पति 1 साल बाद पैसे कमा करके आ गया तो उसने अपने पति को सारी बात बताई। उसका पति ये ऐसा सुन कर के बड़ा दुखी हुआ और सेठ के यहाँ गया और सेठ के जो पूरे पैसे थे उसने जो कमा करके लाया था सारा एक एक ब्याज सहित हिसाब कर दिया और सेठ से कहा कि इस तरीके का आचरण तुम्हें नहीं करना चाहिए था। कई लोगों को इकट्ठा किया, लेकिन दोस्तों सेठ की तरफ से सारे लोग सेठ की ही पक्ष लेने लगे, क्योंकि वो धनवान था और ये गरीब थे। गरीब का कोई पक्ष नहीं लेता, धनवानों के आदमी होते हैं। तो इस तरीके से इस बात को दबा दिया जाता है और ये लोग भी अपनी इज्जत ना उछलवाने की वजह से इस मामले को यहीं पर शांत कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों वो अपने गांव में रहना नहीं चाहता और अपना गांव का मकान बेच करके नोएडा, जहां वो पहले काम करता था, वहीं पर काम करने लगा। अब वो विदेश से होकर के आया था, पढ़ा लिखा था, तो उस मालिक ने कहा कि मैं तुम्हें यहाँ पर सुपरवाइज़र की नौकरी में रख सकता हूँ, तुम अब मजदूरी मत करो। तो उसने कहा कि ठीक है। तो वो वहाँ पर सुपरवाइज़र की उसने नियुक्ति ले ली और उसकी पेमेंट लगभग 60-70 हज़ार रुपये महीने थी। धीरे धीरे उसने उन्हीं पैसों से कोठी खरीदी और कोठी खरीद करके पति पत्नी बड़े आराम से उस नोएडा शहर में रहने लगे और अच्छा जीवन यापन करने लगे। अब उनकी गरीबी ख़त्म हो गई थी। यहाँ पर दोस्तों जो सेठ था उसको शराब और लड़कियों का जो लत थी वो लग गई थी, तो धीरे धीरे उसका सारा पैसा बर्बाद होता गया। दारू और लड़कीबाजी में उसने सारे पैसे बर्बाद कर दिए और एक दिन ऐसा आया कि वो कंगाल हो गया। और जब कंगाल होकर के वो उसी के पास आया तो उसने बड़ी अनुनय विनय की कि मैं तुम्हारा श्राप मुझे लग गया है और तुम्हारे श्राप की वजह से ही मेरी ये स्थिति हो गई है। उन लोगों ने उसकी गलती को क्षमा कर दिया, 1000-2000 रुपये दिए कि जाओ तुम अपना काम चलाओ जा करके। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान गरीबी किसी को ना दे, क्योंकि गरीबी जिसके पास होती है लोग उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। और अगर भले ही गरीबी आपके पास है, लेकिन अगर आपका साथी अच्छा है तो फिर आप उस रास्ते को पार करके चले जाएंगे, क्योंकि एक ना एक दिन सबके दिन बदलते हैं। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिली, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।